एक डिस्क्रीटली लेटरली सपोर्टेड सिमेट्रिकल आई बीम है तो उसमें मैक्सिमम जो अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा जो कि लेटरल बकलिंग के करस्पॉन्डिंग होगा वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट माइनर एक्सिस। इसके अलावा स्पैन टू लेंथ या स्पैन टू डेप्थ रेशियो, इसके अलावा ओवरऑल डेप्थ ऑफ फ्लेंज मतलब ओवरऑल डेप्थ अपॉन में थिकनेस ऑफ फ्लेंज, तीन चीज पर डिपेंड करता है जो मैक्सिमम अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है जो लेटरली सपोर्टेड आई बीम होती है सिमेट्रिकल आई बीम उसमें। वो है पहला है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द माइनर एक्सिस, दूसरा है स्पैन टू लेंथ रेशियो, तीसरा है ओवरऑल डेप्थ अपॉन थिकनेस रेशियो। और ये डिपेंड नहीं करता मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। 1221 इसमें है कि जब हम स्टील स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो लोकल बकलिंग होती है वेब्स में वो ना हो, यानी कि जो स्टील स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं तो वेब्स की लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए की जाती है। और ये ज़्यादा क्रिटिकल चेक नहीं माना जाता जब हम रोल्ड स्टील के सेक्शन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेप्थ बाय थिकनेस रेशियो होता है वेब के लिए वो एडजस्टेड एप्रिशिएटली एडजस्टेड होते हैं मतलब एप्रोप्रिएटली एडजस्टेड होते हैं जब हम रोल्ड स्टील सेक्शन यूज करते हैं। 1222 में क्या एक ISMB 500 है, वो एक बीम की तरह यूज होती है मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन के लिए। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी लेटरली रीस्ट्रेन्ड। कब? जब कंप्रेशन फ्लेंज अगर लेटरली रीस्ट्रेन्ड होगी तो हम इसे स्ट्रक्चरल डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेटरली रीस्ट्रेन्ड समझ सकते हैं ISMB 500 को, जो कि मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन में बीम की तरह यूज होती है। उसका स्पेंड्रल बीम क्या होता है? ये स्टील बीम होती है जो सपोर्टिंग लोड्स फ्रॉम फ्लोर्स स्लैब एज वेल एज फ्रॉम द वॉल। और अलाउेबल एवरेज शियर स्ट्रेस जो होती है अलाउेबल एवरेज शियर स्ट्रेस वो होती है 0.4 FY। इसके अलावा कॉलम और स्ट्रट में अगर मेन डिफरेंस देखें तो कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है जो कि एक्सियल कंप्रेशन कैरी करता है, इसके अलावा बकलिंग में फेल होता है और ये डिज़ाइन किया जाता है सिर्फ कंप्रेशन के लिए। जबकि स्ट्रट जो होता है वो इंक्लाइंड भी हो सकता है, ये एक्सियल लोड से सब्जेक्टेड होता है, इसके अलावा ये क्रशिंग में फेल होता है मेनली और ये डिज़ाइन किया जाता है टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए। अब बात करें एक आई बीम में जिसका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस अलग अलग है, तो जो लेटरल बकलिंग होती है अकर्स अबाउट माइनर एक्सिस सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट मेजर एक्सिस। जो लेटरल बकलिंग होती है वो माइनर एक्सिस के अबाउट होती है, इसलिए जो मेजर एक्सिस के अबाउट जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उस पर डिपेंड नहीं करती लेटरल बकलिंग। दूसरी चीज़ जो लेटरल बकलिंग है वो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट माइनर एक्सिस। दूसरी चीज़ बाउंड्री कंडीशन एट द एंड्स और तीसरा अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज। इन तीन चीज़ पर डिपेंड करती है लेटरल बकलिंग। पहली है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट माइनर एक्सिस, दूसरा बाउंड्री कंडीशन एट द एंड्स ऑफ बीम, तीसरा अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज। उसके बाद 1226 इसमें है प्रिंसिपल राफ्टर जो होता है सपोर्ट करता है परलिन्स को। प्रिंसिपल राफ्टर सपोर्ट्स द परलिन्स। और स्ट्रिंजर बीम जो होती है वो स्टेयर की जो स्टेप्स होती हैं उनको सपोर्ट करती है आई मीन स्ट्रिंजर बीम। स्टड जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रक्चर की रिजिडिटी को मेंटेन करने के लिए। स्ट्रिंजर्स जो होते हैं उनको हम बीम्स बोलते हैं जो कि ब्रिज में यूज होती हैं, जो कि रोडवे के पैरेलल रन करती हैं, और जो अदर बीम्स होती हैं जो कि ट्रांसवर्स होती हैं मीन्स स्ट्रिंजर्स आर आल्सो द बीम्स इन ए ब्रिज रनिंग पैरेलल टू roadway and spanning between other beams which transfer the load to main girders or trusses। उसका 228 में है कि स्पेंड्रल बीम क्या होता है। तो स्पेंड्रल बीम ये होता है दीज आर एक्सटीरियर और एज बीम्स in a building supporting loads from exterior walls and from
पार्ट्स ऑफ द फ्लोर सिस्टम। ये जो स्पैंड्रेल बीम होते हैं ये एक्सटीरियर और एज बीम होते हैं एक बिल्डिंग में, जो कि क्या करते हैं एक्सटीरियर वॉल्स और जो फ्लोर सिस्टम के पार्ट्स हैं उनसे जो लोड आ रहा है उसको सपोर्ट करते हैं। पर्लिन्स जो होते हैं वो सपोर्ट, उनको किस किस का सपोर्ट मिल सकता है, पर्लिन्स में भी सपोर्टेड बाय प्रिंसिपल राफ्टर, बिल्डिंग वॉल और स्टील बीम्स। इन तीन चीज़ का सपोर्ट मिलता है पर्लिन्स को, प्रिंसिपल राफ्टर, बिल्डिंग वॉल्स और स्टील बीम्स। जो मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस जो होती है सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ प्लेट की बात करें अगर तो ये मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस की बात चल रही है। तो अगर शेयर्ड और हैंड कट फ्लेम एजेस की बात करें तो जो मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 1.7 डी नॉट। डी नॉट इज डायमीटर ऑफ होल। और अगर रोल्ड और मशीन फ्लेम कट या फिर सॉन या प्लांट एजेस हैं तो उनके लिए जो मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस है वो 1.5 डी नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की बात करें रिवेट में तो ये टाइप ऑफ रिवेट है। अगर जैसे पावर ड्रिवन रिवेट है तो ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक शॉप और एक फील्ड। एक शॉप में हम ड्राइव कर सकते हैं, एक फील्ड में। तो अगर हम बात करें पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स की तो उनका एक्सियल टेंशन होता है 100, शेयर 100 और बियरिंग होती है 300। जबकि जो फील्ड रिवेट होते हैं पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट उनका 10% कम हो जाती है, यानी कि 90 और ये हो जाएगा 270 एक्सियल शेयर और बियरिंग में, ये एमपीए में है। इसके अलावा अगर हैंड ड्रिवन रिवेट्स हैं तो हैंड ड्रिवन रिवेट्स में 80, 80 और 250 ये होते हैं एक्सियल शेयर और बियरिंग स्ट्रेसेज इन एमपीए। अब बात करें अगर एक्सियल टेंशन की तो एक्सियल टेंशन में जो पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स, फिर फील्ड ड्रिवन शॉप रिवेट्स और हैंड ड्रिवन शॉप रिवेट्स, इनके जो स्ट्रेसेज होते हैं ये होते हैं 100, फिर 90, फिर 80। इसी तरह शेयर में अगर बात करें पावर ड्रिवन शॉप, फिर फील्ड और फिर हैंड ड्रिवन रिवेट्स की तो ये होते हैं 100, 90, 80। और बियरिंग स्ट्रेस जो होते हैं पावर ड्रिवन शॉप फील्ड के होते हैं 300, 270 और हैंड ड्रिवन रिवेट्स के बियरिंग स्ट्रेस होती है 250। उसके बाद बात करें फ्लैट लेसिंग बार की जो थिकनेस होती है वो होती है सिंगल लेसिंग के लिए थिकनेस इज ग्रेटर देन एल इफेक्टिव अपॉन में 40, डबल लेसिंग के लिए एल इफेक्टिव अपॉन में 60। ओके, उसके बाद 1233 में द पर्पज ऑफ स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर इज टू प्रिवेंट वेब बकलिंग एंड कनेक्टिंग ब्रेसिंग और ट्रांसवर्स बीम। जो स्टिफनर्स होते हैं प्लेट गर्डर में वो यूज होते हैं वेब बकलिंग को प्रिवेंट करना या फिर जो ब्रेसिंग और ट्रांसवर्स बीम हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। जो स्टिफनर्स होते हैं वो प्रिवेंट वेब की बकलिंग को प्रिवेंट करते हैं, इसके अलावा ब्रेसिंग और ट्रांसवर्स बीम को प्रिवेंट करते हैं। डायमीटर ऑफ रिवेट जो होता है D = 6.04 रूट टी, ये अनवेस फॉर्मूला है। यहाँ पर टी जो है थिकनेस ऑफ मेंबर है mm में। उसका एक रिवेटेड जॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ होती है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट या फिर B-D इंटू टी इंटू स्ट्रेस अपॉन में BT इंटू स्ट्रेस या फिर B-DT अपॉन में BT या फिर B-D अपॉन में B। उसके बाद बात करें इफेक्टिव लेंथ जो होती है बैटन्ड कॉलम की वो 10% से इंक्रीज कर दी जाती है। बकलिंग लोड जो होता है P = π² EI अपॉन में L इफेक्टिव स्क्वायर = π² EAR मिनिमम का स्क्वायर अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं हम π² EA अपॉन λ²। और P जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन λ² या फिर प्रोपोर्शनल टू R मिनिमम का स्क्वायर। I होता है AR²। फॉर ए लेसिंग मेंबर, एक लेसिंग मेंबर के लिए एंगल विद वर्टिकल जो होता है 40 से 70 डिग्री होता है। और मैक्सिमम अलाउएबल आउटस्टैंड जो होता है फ्लेक्सुरल कंप्रेशन में, तो फ्लेक्सुरल बेंडिंग कंप्रेशन में अगर मैक्सिमम अलाउएबल आउटस्टैंड की बात करें तो एक अगर अनस्टिफन्ड फ्लेंज ऑफ बीम है तो 16T और एक फ्लैट है अगर तो उसके लिए आएगा 12T। अनस्टिफन्ड फ्लेंज ऑफ ए बीम के लिए 16T है मैक्सिमम आउटस्टैंड इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन, और एक फ्लैट के लिए 12T है मैक्सिमम अलाउएबल आउटस्टैंड इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन।